थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव क्लास लगने वाला हूँ। 2 घंटे के अंदर आपका दिमाग ऐसा करेगा कि भैया बस अब बहुत हो गया, लेकिन कुछ लेकर जाओगे। एक दिन की छुट्टी भी मिलती है आपको पेपर 2 की जब तैयारी करते हो। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जब मिलेंगे तो एक अच्छे स्टफ के साथ मिलेंगे और इस तरह के पेपर नोट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। या फिर एक क्लास में पूरा नहीं हुआ तो दूसरे में आपको ये लेकर आना है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। अच्छी बात यह है कि एक फाइल बना लेना, जैसे वो फाइल आपके एक बार उठाना इसको, हाँ ऐसी फाइल इसके अंदर ऐसे कर लेना या पंचिंग वाली में डाल लेना, ताकि इसको आप इकट्ठे करते चले जाओगे। इसके अलावा आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी अगर साथ में कर रहे हो, मेंस देना हो तब भी ये काम लगेगा, आईबी वाईबी के एग्जाम दे रहे हो तब भी ये चीजें काम लगेंगी, ठीक है जी। अगली बात, सबसे पहले पढ़ेंगे जो लोग हिंदी में वो हिंदी का पेज पढ़ेंगे, फिर पृष्ठ मोड़कर, और जो लोग इंग्लिश के हैं वे इंग्लिश का पढ़ेंगे। मैं एक बार हिंदी में पढ़ रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। स्मोक वायु प्रदूषण है जो दृश्यता को कम करता है, जो दिखता है, विजिबिलिटी को कम करता है। धुआं और कोहरे के मिश्रण का वर्णन करने के लिए स्मोक शब्द का प्रयोग पहली बार 1900 के दशक में किया गया था। धुआं आमतौर पर जलते कोयले से आता था। स्मोक औद्योगिक क्षेत्रों में आम था और आज शहरों में एक परिचित दृश्य है। इसका मतलब ये स्मोक की जो बीमारी है ये अपने आप में नई नहीं है, क्योंकि जब आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर चला था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले तो यूरोप के अंदर औद्योगिकरण का जो दौर चला था, भारत में धीरे धीरे सूरत और अहमदाबाद के अंदर मिलें लगी और लगी, तो कोयला एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। झारखंड और बिहार से होते हुए, कोलकाता से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए बहुत सारा कोयला नीचे जाता था, और वहां पर अलग अलग तार को गर्म करने के लिए एक और चीज जो रंगाई करने के लिए, धागे की रंगाई करने के लिए तरह तरह से यूज होता था। तो जब वो भी तो स्मोक ही था और वो भी तो कहीं ना कहीं हवा के साथ घुलता था, लेकिन आज समस्या इतनी क्यों हुई? क्योंकि एक कैपेसिटी होती है। अगर आपको पता है कि आपको समोसा अच्छा नहीं करता, सूट नहीं करता, लेकिन किसी ने अपने यारी दोस्ती में यूं कहा भाई एक समोसा खा लो, तो आप कहोगे ठीक है चल जाएगा। लेकिन कोई आपको कहे भाई 12 समोसे खा ले, तो क्या आपका काम चल जाएगा? नहीं, वो चीज इनडाइजेशन क्रिएट कर देगी। तो पृथ्वी के लिए, भूमि के लिए, पर्यावरण के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए थोड़ा थोड़ा पोल्यूशन डाइजेस्टेबल था, उसके सैचुरेशन लेवल पे नहीं था। लेकिन आज की दुनिया में किसी को देख लो, पर्यावरण को सोचने वाले लोग कम और पर्यावरण का दोहन करने वाले, एक्सप्लॉइट करने वाले लोग। बात समझ में ऐसा नेतागिरी नहीं लग रही ना? मैं आंदोलन तो नहीं करवा रहा ना, आपको भी लिखते वक्त आंदोलन नहीं करना है, सधी हुई भाषा का इस्तेमाल करना है। डोंट बी ओवर रोमांटिक, इतना भी रोमांटिक नहीं होना कि महबूब तेरे लिए ये कर देंगे, और ऐसे भी बिल्कुल भी नहीं लिखना कि जिससे नीरस लगने लगे, जिसमें कुछ फैक्ट ही नहीं है, जिसमें कुछ नई बात नहीं है। इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्योंकि जब भी आपके पास कोई एस्से लिखा जाता है तो एस्से के 4 तत्व होते हैं, और इसलिए किसी अच्छे एस्से के लिए कितने पैराग्राफ बनाने जरूरी है? 4। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय या प्रस्तावना से होता है। उसके अंदर आप सामान्य परिभाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण यानी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात कर सकते हैं, ठीक है जी। डेफिनेशन दे सकते हैं या फिर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात कर सकते हैं। दूसरे के अंदर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन कौन से कॉजेज है, कौन कौन से कारण हैं, उसके अंदर मानवीय कारण कौन से हैं, प्राकृतिक कारण कौन से हैं, उन तमाम एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कोई भी एक जो एस्से होगा वो कितने शब्दों का होगा? 300 शब्दों का होगा, 300 वर्ड्स का होगा, इसलिए आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना जरूरी है। शब्द सीमा के भीतर आपका इंट्रोडक्शन अगर 50 से 75 शब्दों का जाता है, बहुत ही खूबसूरत बात है, अच्छी बात है, लेकिन जो मेन कंटेंट होना चाहिए वो इस दूसरे और तीसरे पैराग्राफ के पास होना चाहिए, जिसके अंदर आप लगभग 150 से 175 शब्दों की खपत करें तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। पैराग्राफ नंबर नहीं लिखनी है, नंबरिंग नहीं करनी, पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन डाल के अंडरलाइन नहीं करना, सीधा फ्लो में चलना चाहिए। कुछ लोग जो कहते हैं कि सर क्या ऊपर नीचे कुछ कुछ इस तरह की पंक्तियां या उदाहरण या कोटेशंस डालनी चाहिए, कोटेशंस आप डालने के लिए डाल सकते हो, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल भी ना लगे कि इसको फंसाया गया है जानबूझकर। बात समझिए, फंसाई हुई चीज आपका दृष्टिकोण खराब कर देगी बजाय कि ना लिखने के।
ना लिखना ज्यादा अच्छा है, बजाय की चीजों को जानबूझकर, मतलब आप शुद्ध हिंदी में कहें तो फंसाया न जाए, या देसी भाषा में घुसेड़ा न जाए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें ना हो। कोशिश के अंदर कारण जो होंगे वो मानवीय कारण हो, या प्राकृतिक कारण हो, या फिर आज के जो टेक्नोलॉजी के कारण जो चीजें बन रही, तकनीकी के कारण हो, इस तरह की चीजें हम देखने वाले हैं। आज ही मेरे को एक टॉपिक और भी आपके साथ शेयर करना है, और वो टॉपिक रहेगा ई वेस्ट और एक रहेगा ई व्हीकल। इन दोनों चीजों के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। इसी से रिलेटेड मुद्दे, इंटरनल सिक्योरिटी या इनविजिबल हैंड के मुद्दे आपके पास। उसके बाद प्रत्येक कोज की, प्रत्येक कारण का एक प्रभाव होता है। अगर मैं क्लास में नहीं आया, आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। अगर मैं क्लास में रोज आता हूँ, रोज नोट शीट देता हूँ, रोज नोट्स बनवाता हूँ, रोज आपको समझा के जाता हूँ, आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। यानी अच्छे कारण का अच्छा प्रभाव होता है, बुरे कारण का बुरा प्रभाव होता है। तो तीसरा पार्ट आता है आपके पास इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स इंग्लिश वाले, या इसी को शुद्ध हिंदी में प्रभाव कहते हैं। प्रभाव सुप्रभाव भी हो सकते हैं या कुप्रभाव भी हो सकते हैं। मैं बिल्कुल मैथमेटिक्स की भाषा में लिख दूं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। अब एक बात बताओ, क्या बहुत ज्यादा मशीनें लगाने से, बहुत ज्यादा उद्योग लगाने से, बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाने से कोई फायदा है? आधुनिकीकरण के दौर में इंसान अपने वर्चस्व की बढ़ोतरी होते हुए देखता है और गौरवान्वित महसूस करता, बस ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन क्या इसका केवल पॉजिटिव इम्पैक्ट है या भरे पड़े नेगेटिव इम्पैक्ट? नेगेटिव इम्पैक्ट भरे पड़े। तो आपका लिखने का अंदाज क्या होना चाहिए? सबसे पहले हिंदी में सुनिए, फिर पूरी लाइन इंग्लिश में सुनिए। हालांकि इंसान गतिमान होते हुए इस युग के भीतर अपने आप को गौरवशाली महसूस कर सकता है कि उसने कितनी प्रसिद्धि, कितनी मेहनत और कितनी इनोवेशन, अन्वेषण कर ली है। लेकिन लाश बनती हुई धरती, राख होती हुई धरती, राख होती हुई प्रकृति उसको एक दिन कोसती है कि हे मनुष्य, अब तेरे पास जीवन जीने के लिए क्या बचेगा, जब तेरे इर्द गिर्द लोग ही नहीं होंगे, समुदाय भी नहीं होगा। क्योंकि जो इंसानी बस्तियां बननी शुरू हुई थी, इंसानी सभ्यता बननी शुरू हुई थी, नदियों के किनारे बननी शुरू हुई थी, वो नदी ही नदी नहीं रही, वो खुद नाला हो गई है। तो कब तक इंसान इस तरह की चीजें बढ़ोतरी करेगा? तो इस तरह की जब कोटेशंस आप डालने की कोशिश करते हो, तो वो आपकी केवल भावनात्मक अपील नहीं होती, उसके अंदर एक सार भी ये होता है कि अब तक मनुष्य नदी के पास जाता था और वहां रहता था, वहां कपड़े धोता था, वहां अपनी झोपड़ी बनाता था, वहां अपनी, लेकिन एक दिन उसके मन में क्या आई, मनुष्य के स्वार्थ सिद्धि क्या हुआ कि उसने नदियों को पाटना शुरू कर दिया। जोहड़ जो होते थे, बावड़ियां जो होती थी हमारे घर मोहल्लों के बाहर, वो खत्म हो गए और उनको बांधना शुरू कर दिया। आज किसी भी शहर की दशा और मनोदशा देखकर बता देना कि वहां बाढ़ नहीं आती क्या? हर शहर कटोरानुमा हो गया है, बारिश आते ही कोई ऐसा शहर नहीं है जो बारिश को झेल जाए, बिल्कुल तालाबनुमा हो जाता है, पूरा कटोरानुमा हो जाता है। होता है कि नहीं? इसका सीधा सीधा मतलब ये है, हम शहरीकरण के दौर में एक अच्छा प्रबंधन करना भूल गए। शहरीकरण तो बढ़ा, लेकिन शहर प्रबंधन करना भूल गए। पर्यावरण तो बढ़ा, लेकिन पर्यावरण प्रबंधन करना भूल गए। शिक्षा तो बढ़ी, लेकिन शिक्षा प्रबंधन करना भूल गए। अब किसी भी जगह इन चीजों को यूज कर लो। सर शिक्षा के महत्व पर ऐसे आ जाए तो, क्योंकि एनएपी लागू हुई है पिछले साल, इस बार भी टॉपिक आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। हो सकता है इस बार ये टॉपिक आ जाए। बात समझ में आ रही है? करंट अफेयर के साथ जोड़कर भावावेश में नहीं आना, बट इसको लॉजिकली समझाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो नेगेटिव भरे पड़े, लेकिन पॉजिटिव के साथ थोड़ा सा फ्लो देके हालांकि शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? हालांकि को इंग्लिश में लिखा जाता है दो या ऑल्दो। हालांकि जब भी आप किसी के पॉजिटिव पॉइंट 1 है और नेगेटिव पॉइंट 9 है, और इस 10 लाइनों का एक बढ़िया पैसेज बना, बढ़िया मतलब जो पढ़े तो यूं कहे वाह सारी बात कर दी, तो ये कि हालांकि मनुष्य के वर्चस्व को शो करने के लिए ये काफी है, लेकिन, और फिर आप सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट उतार दो। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट
for the showcase of the hegemony